अस्सलाम वालेकुम। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे हमारे कानूनदान प्रोग्राम के साथ मैं एडवोकेट कुरतुलैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साथ तो देती है लेकिन शनाख्त छीन लेती है। इसी कोट को बयान करते हुए हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मौजूद हैं, जनाब एहतशामुल्लाह ख़ान, जिन्होंने अपना करियर का स्टार्ट बैंक से किया और उसके बाद 1997 में कराची बार के मेंबर बने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, खुशामदीद प्रोग्राम में। नवाजी। सर आपकी जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनको आप ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया। मैडम, मैंने अपने करियर का आगाज़ यूनाइटेड बैंक से किया और उसके बाद मैंने जब गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ साहब की तो VSS हो गए। फिर मैंने ला किया हुआ था। फिर मैं कराची बार के अंदर 1997 में कराची बार का मेंबर बना। उसके बाद जद्दोजहद करते हुए, स्ट्रगल करते हुए और माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हुए, क्योंकि मुझसे पहले मेरा भाई इस फील्ड के अंदर थे, अमानुल्लाह ख़ान, वो DPG नेब थे, वो शहीद हो गए। उन्हीं के साथ मैं वकालत करता था। उसके बाद में वकालत करते करते हाई कोर्ट का मेंबर बन गया और हाई कोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी रहा हूँ मैं, और लगातार 2 साल कंटिन्यूसली। और मैंने काम किए हैं जो दुनिया को पता है, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, कि वो मेरे दुनिया के सामने हैं। और मैं माशाल्लाह आज वकालत के एक शोबे में एक अच्छा नाम रखता हूँ। सर वकालत का शोबा जो है वो इतना आसान नहीं है। जैसे डॉक्टर या कंप्यूटर इंजीनियर को ज़िंदगी भर पढ़ते रहना है, नई नई रिसर्च आती रहती है, वैसे ही वकालत के शोबे में हर दफ़ा नई साइटेशंस, नए कानून आते रहते हैं। तो क्या आप गाइड करेंगे कि आप किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हर दफ़ा नए कानून से कैसे खुद को अपडेट करते हैं? मैडम, वकालत जो है एक कुदरती तौर पर गॉड गिफ्टेड होती है। गॉड गिफ्टेड का मकसद अल्लाह की तरफ से अता की हुई चीज़। अब हम उसके अंदर जब वकालत की फील्ड में उतरते हैं, सबसे बड़े तो हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। हमारी स्टडी बहुत ज़रूरी है, साइटेशन ज़रूरी है, कानूनी लैंग्वेज ज़रूरी है हमारे को, जो हम बताएं लोगों को, क्योंकि वकालत बड़ी मुश्किल से हासिल होती है, उस्तादों के जूते सीधे करते हुए। मगर वो उस्ताद अब नहीं है इस वक्त, उस्ताद बहुत पहले थे। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन जैसे मैं खुद एक वकील हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है हमारी फील्ड में कि अब बहुत आसानियाँ हैं। अब ऐसा है कि आपने कंप्यूटर पे वेबसाइट पे जाके केस सर्च कर लिया, या जो भी चीज़ आपने पढ़नी है कंप्यूटर से पढ़ ली। लेकिन जब आपने वकालत का आगाज़ किया तब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। तो आप नॉलेज के लिए किस तरह, कहाँ पर जाके, किस तरह से आपकी स्ट्रगल क्या होती थी, कैसे बार रूम में बैठना पड़ता था, सीनियर लोगों से कांटेक्ट करने पड़ते थे, किस तरह भाग दौड़ होती थी, वो ज़माना थोड़ा सा हम जानना चाहें। मैडम, वकालत तो बड़ा मेहनत का शोबा है। जिस ज़माने में हम वकालत करने आते थे तो बड़ी मेहनत थी और इतनी तरक्की नहीं थी कंप्यूटर की, साइटेशन की। हमें अदालतों की लाइब्रेरियों से उसकी साइटेशन कानून की निकालनी पड़ती थी, और उस दौरान वकला भी कम थे। वकलाओं के तरफ आने का लोगों का रुझान कम है, जबकि वकलाओं का एक शोबा ऐसा है जो सबसे बेस्ट है और सबसे होनेस्टी और ईमानदारी का शोबा है। वकील जो होता है अपने लिए यानी अपने दूसरों के गम अपने लिए ख़रीद लेता है वो, और उसके लिए पूरी ईमानदारी से उस अपने क्लाइंट के केस को आगे पहुंचाते हुए उसको केस जितवाता है। सर आपने तो बहुत अच्छी बात की कि बहुत ईमानदारी से काम करते हैं वकला, और आपने भी यकीनन ईमानदारी से ही काम किया होगा। लेकिन वकला बड़े बदनाम हैं, उनको कहा जाता है कि ये वकला गर्दी करते हैं, ये इंतशार फैलाते हैं, ये केसों में डेट ले लेते हैं। तो केसेस में डेट लेना, इंतशार फैलाना, ये क्या वकला गर्दी वाकई हो रही है? देखिए बीबी, वकला गर्दी का नाम तो मैं नाम ख़त्म करूँगा। वकला गर्दी को और वकला माफिया दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मज़े की बात यह है कि बहुत से लोग हम लोगों से नाराज़ हो जाते हैं जिसके ख़िलाफ़ हम वकालतनामा लगाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था अपने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब का, वो भी वकलाओं से बड़े नाराज़ हैं, और उन्होंने कहा कि वकलाओं ने डॉक्टरों के साथ मारपीट करी। नहीं, किसी वकला ने डॉक्टरों के साथ मारपीट नहीं करी। वकला बड़े अच्छे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब काबिल एहतराम हैं,
बुज़ुर्ग है हमारे लिए, वो थोड़ा सा मिसगाइड हो गए हैं। वकला की जो क्रीम है वो बड़ी अच्छी है और वकला बड़े अच्छे हैं। वकला किसी के साथ झगड़ा करना नहीं चाहते, वकला कलम लेकर आते हैं, वकला के हाथ में पत्थर या डंडा नहीं होता। अब बार बार एक वकला के मुंह पे आप थप्पड़ मारेंगे तो वकला पलट के आपको एक थप्पड़ तो वो भी मारेगा ना आपको। अब आप बार बार वकला के मुंह पे थप्पड़ मारते रहें। अब वकला गर्दी, हर आदमी वकला को बुरा भला कहता रहता है। भाई हम तो वकील हैं, हम फीस लेके काम करते हैं, आपकी तरफ से भी हम आएंगे। जिसके खिलाफ हम वकालतनामा लगाते हैं वो कहता है नहीं जी मैं हूँ, नहीं हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, ना वकला गर्दी हमारी है, हम वकला माफिया के हम खिलाफ हैं। सर आपने आंसर तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन हमारे बारे में क्योंकि एक फिल्म ने जो डायलॉग दे दिया कि तारीख पे तारीख, तो वो तारीख पे तारीख किसकी जिम्मेदारी है? ये भी सुन लें, तारीख पे तारीख की। हम वकील हैं, हम अदालत के अंदर जाके वकालतनामा फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। एक प्रोसीजर है अदालतों में केस चलाने का। अब जिस तरीके से क्रिमिनल की हमारे पास होती है, क्रिमिनल की FIR कटती है, तो हम वकील तो कोर्ट के अंदर बैठते हैं ना, हमें तो नहीं पता थाने में क्या हो रहा है, थाने का तो हमें नहीं पता। FIR पुलिस वाला काटता है, SHO काटता है, कोई भी काटता है। उसके अंदर भी पूरी मेजर एक्ट के अंदर, क्रिमिनल मेजर एक्ट में एक एक चीज़ मौजूद है, किसकी क्या डिजिग्नेशन है, कौन मर्डर केस चलाएगा, कौन सी डकैती का केस चलाएगा, कौन कत्ल का केस की FIR काटेगा। गवाह लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मजिस्ट्रेट या जज साहबान जो भी बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। डीलिंग प्रोसिक्यूशन करती है, वकील का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रह गई, हम भी इस माशरे में जीते हैं, हड़ताल यहाँ भी होती है, रोज़ाना हड़ताल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वकील क्यों इस केस को डिले करेगा? अच्छा, डिले करने का जहाँ तक जवाब है, थोड़ा सा डिले करने में ये भी होता है कि क्रिमिनल के अंदर जैसे एक गवाह खड़ा है तो गवाह की मेमोरी चेक करनी पड़ती है कि आया इसको एविडेंस याद है कि नहीं है। ये वकील का कोई काम नहीं है, वकील तो सिर्फ वकील है। अदालत तारीख देना, क्योंकि ये एविडेंस जमा करना प्रोसिक्यूशन का है, गवाह लेकर आना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है इसके अंदर। अब जो जज साहब करेंगे और जो प्रोसिक्यूशन करेगी हमें, हमारे पे गलत बिलेम है कि हम तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हम नहीं लेते। सर ये जो हम सबसे मेन मसला देखते हैं वो देखते हैं कि अदालती निज़ाम और वकला के दरमियान जो है वो हम आहंगी नहीं है। आए दिन स्ट्राइक्स का होना, कोई क्लाइंट अगर मलीर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो सफ़र करता है, फिर डेट लग जाती है। तो इसमें किसको रोल अदा करना चाहिए और किस तरह से ये स्ट्राइक्स का जो निज़ाम है ये कम हो जाए और उसकी जगह प्रोडक्टिव जो है एनवायरनमेंट अदालतों का भी और वकीलों का भी होना चाहिए? देखें बीबी, वकला की बात जहाँ तक है, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि वकला तो बेचारा फालतू में बदनाम है। अब स्ट्राइक से हमारा क्या ताल्लुक़ है? ये जो हमारे नए नए वकील आए हैं, बेचारे बहुत अच्छे वकील हैं, यंग लड़के जो आए हुए हैं। अब आप जो भी कहें, पुलिस का और वकला का चोली दामन का साथ है। अब अदालतों के अंदर केस कम आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ पुलिस वालों ने अपने वकील रखे हुए हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर कराची बार के अंदर 16,000 वकील हैं, तो हमारे कराची बार के सदर की और सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी है उसूली तौर पर कि वो मखसूस लोगों के पास केस जाने से रोकें। उस केस को सदर से दोबारा रिक्वेस्ट है और मेंबर अपने सेक्रेटरी साहब से कि 200 थाने हैं गालिबन कराची में, उनके कोर्ट मोरर हैं, वो अपनी मर्ज़ी के वकीलों को केसेस देते हैं। और हमारे जो वकला हैं, जो यंग वकला हैं, जो हमारे वो वकील हैं, उनके पास बेचारों के पास काम नहीं है। और अभी मौजूदा कोरोना की जो सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर बहुत बुरा हाल है। मैं वकला की बात ज़्यादा करूँगा, वकला हो सकता है मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं और होंगे भी, मगर मैं स्पेशली वकला की बात करता हूँ। वकला का किसी के साथ झगड़ा नहीं है। अब रह गई स्ट्राइक की बात, जो स्ट्राइक होती है तो वकला के गिरेबान को कोई पुलिस वाला चलते हुए पकड़ेगा तो वकला स्ट्राइक तो करेगा ना अपने डिमांड के लिए, क्योंकि वकला बेचारा एक वकील होता है और वो वाकई में पढ़ लिख कर आता है। उसके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख कर कुछ पैसे कमा के लेकर आए। जब उसको देखता है सोसाइटी में क्या हो रहा है, एक मखसूस लोग काम कर रहे हैं, तो उससे स्ट्राइकों से वकला का ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ एहतजाज होता है, हम उसको प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज के अंदर हम जाते हैं, अपने जजों से रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी भी है, ज़रूरत भी है, क्योंकि हम काले कोट पे, मैं ख़ासकर, और मुझे उम्मीद है कि काले कोट पे कोई गंदा धब्बा नहीं है, हर आदमी की ज़बान उठाता है, तालू से लगा देता है। अच्छा सर, आपकी जो शख्सियत है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और हाई कोर्ट में और सिंध बार में आपका जितना बड़ा नाम है, सर आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग केस है
जो करने के बाद आपको दिल से खुशी हुई हो कि आज मैंने कोई वकील होते हुए अच्छा काम किया और फीस के लिए नहीं, दिल से मैंने ये इंसाफ दिलाया? मैडम, एक बात यह है कि लोग मेरे दुश्मन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, मगर मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी केस चलाए अपने तौर पर अच्छे चलाए माशाल्लाह। मैं मुर्तज़ा भुट्टो केस का वकील रहा हूँ, मैं डॉक्टर बारी की बच्ची का उस वकील रहा हूँ। मैं अच्छे अच्छे केसों में मैंने केस चलाए हैं और अल्लाह का बहुत फजल है कि मैंने ईमानदारी से चलाए हैं। और मेरा ये ईमान है, ना मुझे कोई ख़रीद सकता, ना कोई मुझे धमका सकता, ना मुझे कोई गोली मार सकता चलते हुए, जब तक मेरी मौत नहीं आएगी। और मैं अल्लाह के फजल से सारे केस मैंने अच्छे तरीके से चलाए हैं। और एक केस मैंने ऐसा चलाया है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दूँ, अगर आपका सवाल हो। एक लड़की है, उसके साथ एक रेप का केस हुआ। एक मस्जिद के एक दारुल उलूम के मुफ्ती साहब हैं और वो बड़ा कंटेस्टेड केस है, वो किसी की बेटी का केस है। वो मैं एक बड़ी ऑफरें हैं, बड़ी ईमानदारी का, मगर मैं उस केस को पाए तकमील पहुंचाऊंगा। मुझे उसमें धमकियाँ भी आई हैं, थ्रेट भी आई है, क्योंकि मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई, और अल्लाह के फजल से जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ईमानदारी से वकालत करूँगा, किसी के हाथ ना बिकूँगा, ना डरूँगा। मौत तो अब बरख है, जब गोली मार दी जाएगी तो मार दी जाएगी। सर, एक जब हमारे ऊपर ये सारी बातें होती हैं कि हम लोग वकील जो हैं वो दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, बिक जाते हैं, तो क्या ऐसे चंद अनासर वकला में मौजूद हैं? नहीं, देखें, ताली तो 5 उंगली तो कहीं बराबर नहीं है। वकला में भी अच्छे बुरे लोग भी हैं, खाने काबा का कोई पेशिमाम नहीं है। ये तो ज़मीर और ज़र्फ़ की बात है कि इंसान का ज़र्फ़ क्या है, क्या वो, क्योंकि एक शख्स हम मुझे अल्लाह के फ़ीस दे रहा है और मैं उस फ़ीस को हलाल ना करूं और अदर साइड से मैं मिल जाऊं, तो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से गलत है। तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है, मगर अच्छे बुरे हर तरफ हैं, रोक नहीं सकते किसी को हम, क्योंकि ईमान की पुख्तगी ज़रूरी है। अब रह गई जायदादें, जागीरें ना बनाओ, दुनिया के होकर रह जाओगे। जब जायदाद और जागीरें हमने बना ली तो हमारे अंदर से ईमान की थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी, कि ईमान हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वकील, अल वकीलो अल्लाह का नाम है, और वकील के पास आदमी, हम लोग क्या, जैसे आपने कहा कि ये लोग आके कहते हैं वकील बिक जाते हैं, वकील नहीं बिकते। अंदर से जो केस लेकर आ रहे हैं, वो खुद वो बिक जाते हैं। हम वकील नहीं बिकते, क्योंकि कंप्रोमाइज़ की जगह खाली है। अगर हम कहेंगे लिंगरान केस कर रहे हैं, हम नहीं करते लिंगरान, वही लोग आपस के अंदर सिलसिला सफाई चुश्तिया जो कर सकते हैं वो करें। माशाल्लाह से सर, जितने लोग आपको जानते हैं वो कोई भी आपकी सोशल सर्विसेज से ना आगा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बहुत बड़ी खिदमत है हाई कोर्ट में। छोटे मसले से लेकर एक बड़ा मसला हो, चाहे पार्किंग का मसला हो, चाहे केसेस में मसला हो, आप हर जगह हर एक की गाइडलाइन के लिए मौजूद रहते हैं। सर, ऐसी सिचुएशन जब अभी पूरे मुल्क पे एक क्राइसिस आया हुआ है कोरोना का, तो वकला बरादरी के लिए क्या इक़दामात उठाए गए हैं या उसमें क्या रोल होना चाहिए आपके नज़रिए से? बीवी, बात यह है कि वकला बिरादरी तो एक पहले किसी ज़माने में लॉर्ड्स का पेशा था, अब गुर्बत का पेशा है। क्योंकि वकील रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, रोज़ खोता है, रोज़ कमाता है। अब जो वकीलों के जैसे सरकारी वकील हैं उनको तनख्वाह मिल जाती है, जजेस हैं उनको सैलरी मिल जाती है। अभी इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ FIR कटती हैं थानों में और पुलिस वालों ने अपने वकील रखे हुए हैं, वो वहीं वकील दे देते हैं। अब वो जो नए बच्चे आए हैं वो वकालत के लिए कहाँ खड़े हैं? उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए और हमारी लॉ मिनिस्ट्री को चाहिए और वजारत क़ानून को चाहिए कि वो इन लोगों के लिए कोई ऐसा हदिया मुकर्रर करें या ऐसी तनख्वाह मुकर्रर करें 50,000 रुपये महीने के हिसाब से, लाख रुपए महीने के हिसाब से, इन लड़कों को और इन लड़कियों को जो नई आई हैं इनको सपोर्ट की जाए। क्योंकि लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में बड़ा करप्शन करा हुआ है, खरबों रुपया खा गए, करोड़ों रुपया। तो क्या कराची बार, हाई कोर्ट बार वकलाओं को इतनी इमदाद नहीं कर सकता है? क्योंकि अभी कोरोना के दौरान वकीलों की बड़ी माली हालत ख़राब रही है। मैं बोलूँगा तो बहुत से वकील बोलेंगे एहतिशाम वकीलों को गंदा कर रहा है। मैं वकीलों को गंदा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी वकालत के शोबे से निकला हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा वकील नहीं था, अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ है बहुत बड़ा। तो मगर ये है कि उसके अंदर हमें वकीलों को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे सीनियर वकलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि नहीं हुई। सिंध बार ने और कराची बार ने कोई वकीलों को सपोर्ट नहीं करी, जबकि सिंध बार के बाद भी बहुत पैसा है। क्योंकि वकील आते हैं वकीलों से वोट लेने के लिए, तो हम खाने तो खिला देते हैं वकीलों को, वकीलों की इमदाद नहीं कर सकते।
वकीलों की इमदाद का मकसद ये है कि वकीलों के माली हालात अच्छे नहीं हैं, उसके अंदर सपोर्ट करनी चाहिए। मैं बुरी नीयत से नहीं कह रहा हूँ, मैं कमा लेता हूँ, मैं अल्लाह का बहुत फजल है, पूरे महीने अच्छे गुजारे हैं। एहतशाम उल्लाह खान के साथ बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस गुफ्तगू को सुनते रहेंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं प्रोग्राम हमारे कानूनदान के साथ। एहतशाम उल्लाह खान के साथ बातों का एक तवील सिलसिला जारी था, उसको कंटिन्यू करते हुए हम सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आजकल जो ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का मसला चल रहा है या उनके जो भी सारे हम न्यूज़ सुन रहे हैं, उसमें आप क्या राय देंगे, किस तरह का मसला है ये? मैडम, एहतसाब तो सबके लिए होना चाहिए, काजी फैज़ ईसा साहब को इतना हार्श नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया तो अपने रिकॉर्ड पेश कर दें, वो सारी चीज़ें बता दें, इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि जजेस हैं और जजेस भी हैं। मेरा ख्याल है किसी ने तो एतराज़ नहीं किया। अब जैसे कल फैसला आ गया है तो मेरा ख्याल है 7 और 3 से आया है, तो मेरा ख्याल है अच्छे वकील के लिए यही पहचान है कि 7 और 3 का जवाज़ क्या है। 3 ने एतराज़ किया, 7 ने इसको FBR को भेजा दिया। अब दोबारा वो यही तरीका है, ये रेफरेंस दोबारा वापस आ जाएगा। कोई बुराई नहीं है इसमें, आप बता दें क्या है, आप बताने में क्या है। मेरे भी एहतिसाब करें, मेरे भी घर का पूछ लें, मैंने कहाँ से कमाया, कहाँ से खाया, बुराई नहीं है इसके अंदर। इसमें ज़िद क्यों हो गई? एक मेरा ख्याल है जस्टिस साहब को इतनी ज़िद नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है उनको बता देना चाहिए ये चीज़ें, इसमें बुराई क्या है। अना की बात नहीं है, किसी के कहने के इशारे पे काम नहीं हो रहा है, किसी के कहने के इशारे पूछना है, मेरा भी पूछने का, मुझसे भी पूछ सकती है अगर चाहे। हालांकि मैं प्राइवेट वकील हूँ, मगर मुझसे पूछ सकते हैं लोग कि आपके पास क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से है, मैं बताने का हक रखता हूँ। सर, एहतसाब की जब बात होती है तो हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। एक ग्रुप कहता है कि जजों का एहतसाब होना चाहिए, एक ग्रुप कहता है कि हुकूमत का कर लें, एक कहता है कि ऑपोजिशन का कर लें। तो ये एहतसाब का कानून आखिर बनाया क्यों गया था और इसके फ़वाइद क्या हैं, बजाय इसके हम अभी सोसाइटी में देख रहे हैं कि हर दूसरे बंदे का खड़ा होकर कहा जाता है कि इसका एहतसाब कर लें। तो ये क्या नुकसान पहुँच रहा है या एक ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कानून तरतीब दिया गया है? मैडम, कानून जो बना है एहतसाब का, वो नेब का कानून या एहतसाब का जो भी ईमानदारी के लिए बना है, 70 साल से पाकिस्तान को नोच के खाया जा रहा है। पूरी वर्ल्ड की हमारे पास इमदाद आती है, पैसा जाता कहाँ है? अगर इमरान खान की पार्टी का मैं नहीं हूँ, ना मेरा कोई वो रिश्तेदार है, अगर एक शख्स अच्छा आके अगर एहतसाब का अमल कर रहा है तो बुराई क्या है? आपने कहा कुछ लोग साथ हैं, कुछ लोग मुखालिफ हैं इस एहतसाब के। मेरा ख्याल है अभी तक मैंने पाकिस्तान के यानी मीडिया में मैंने किसी को नोट नहीं किया कि फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ बोला हो। सारे ही फेवर में आ रहे हैं। वाहिद एक मैं आदमी हूँ जिसने मैंने कहा है, 1 2 3 और वकील होंगे, या तो मीडिया नहीं दिखा रहा। बुराई क्या है? वो अपने चौधरी इफ्तिखार के दौरान में भी मैं जेल के अंदर गया हूँ, बंद हुआ हूँ मैं, मुझे उसके किरदार के बारे में नहीं पता था, मेरा बोलने का राइट है। पता लगा कि उसके बेटे का था। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुए ना। एहतसाब का हो रहा है, आप देख लें कराची में क्या नहीं हो रहा। आप कराची में एक नाजायज़ तक पैसे कमा के 3 मंजिला बिल्डिंग करके खड़ा हुआ है और लोग आ रहे हैं। और भी जजों को क्यों एतराज़ नहीं है? किसी ना कोई चीज़ तो होगी ना पीछे। जो काजी है फैज़ साहब का एहतसाब हो रहा है, दूसरे के लिए क्यों नहीं नाम लिया जा रहा? कोई ना कोई चीज़ तो होगी। एहतसाब आर्मी का भी हो रहा है, एहतसाब आर्मी वालों का भी होता है, उनका भी होना चाहिए। आप अगर चोर नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? आप पूरे शोर शराबा कर दिया, पूरे मीडिया के अंदर हंगामा हो गया। मेरा तो कोई ऐसे मेरा एहतसाब करें, मेरे से पूछने में देने को तैयार हूँ, और मेरा ख्याल है हर आदमी देने को तैयार है। मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं, हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, खरबों रुपया जा रहा है। एहतसाब की बात मैं करूँगा तो और आग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप फिर हो सकता है, मगर एहतसाब सबके लिए है। और कमर बाजवा का भी एहतसाब हो रहा है, सारे आर्मी के अफसरान का हो रहा है। अब ये कहते हैं कि इन्होंने मेजर एक वो थे लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने अपना जाके बाहर लंदन में वो ऑस्ट्रेलिया में जजीरा ख़रीद लिया। तो भाई आप उनका भी एहतसाब करो, मना किसने किया है? आप ऐसी चीज़ें तो लेकर आओ, ऐसी अदालतें तो बनाओ।
मगर यहाँ पे जुर्म होने से पहले टेलीफोन आ जाता है, FIR ही नहीं कटती, सेक्शनें ख़त्म हो जाती हैं। सर, आपकी जो हिम्मत है इतना करेज होने के लिए और ऐसा वकील बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, यकीनन आपने भी दी हैं। तो आपने वकला तहरीक के दौर में आपका क्या रोल था और आप जेल किस तरह गए, उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। जेल जाने के भी 2 तरीके थे। एक वकला तहरीक चली थी चौधरी इफ्तिखार साहब के ख़िलाफ़। उस दौरान हम भी जोशीले थे, नए नए थे, मगर अक्ल और शऊर था हमें, क्योंकि अब ये आप कह रही थी वकला गर्दी, वकला माफिया एक मौजूद है सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। मैंने भी देखा और मैंने भी अपना दिल जान से, कोई मुझे लालच नहीं था, और मैं उस तहरीक के दौरान में जेल चला गया। कराची में 1997 में हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के गेट से सबसे पहले मेरी गिरफ़्तारी है। कराची का पहला वकील हूँ मैं, गिरफ़्तार हुआ हूँ। उसके बाद और लोगों की गिरफ़्तारी हुई। ये मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैं वकला तहरीक में सबसे पहले गिरफ़्तार हुआ हूँ कराची के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के गेट से। अब उसके अंदर हमने तहरीक में हम चले गए, क्योंकि आपका दौर था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, चौधरी इफ्तिखार, इतने हमें देखा नहीं था अंदर क्या है, मगर पता ये लगा कि तो एक अन्ना की खातिर, ज़िद की खातिर हम लोगों ने चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए गिरफ़्तारी दी। जब बाद में बात खुली तो सबको पता है क्या हुआ है। उसके अंदर बहुत से लोग रात को निकल के चले गए, अगर आप बोलेंगी तो नाम भी दे दूँगा दोबारा। रात की तारीकी में जजों के बच्चे रात को निकल के चले गए। मैं उस दौरान जेल में था। कुछ एक गवर्नर साहब ने माफ़ीनामा पहुँचाया, वो माफ़ीनामा मैंने नहीं भरा था, और मैं जेल से रहा हुआ। जब ये अपनी हुकूमत आ गई, उस दौरान मैं जेल से रहा हो गया, और मैंने गिरफ़्तारी जो दी वो दुनिया ने देखी। इसी दौरान कुछ लोगों ने गिरफ़्तारी दी थी, वो मीडिया को बुला के गिरफ़्तारी दी थी। मीडिया को बुला के, मैं उनका नाम जब ज़रूरत होगी आप कहेंगी तो मैं दे दूँगा। वो बड़ी सेटिंग की गिरफ़्तारी थी। मेरी गिरफ़्तारी की आज भी फ़ोटोग्राफ मौजूद हैं, और मैं बिल्कुल एक अचानक गिरफ़्तारी हुई है। मेरे टांग पे शेल मारा गया है, लेफ़्ट के ऊपर, गेट नंबर 4 के ऊपर मेरे टांग पे शेल लगा है, और बाकायदा हर चीज़ मौजूद है। और मैं वो उस टाइम मेरे को इतना नहीं पता था, मगर कि हम तो एक होनेस्टी के लिए गिरफ़्तारी देने जा रहे थे, मगर चौधरी इफ्तिखार साहब का जो हाल है वो दुनिया को पता है। आपकी जो भी काविशें हैं उसमें जब उकाब को पकड़ना होता है तभी जाल बिछाए जाते हैं, कबूतर तो दाने पे ही आ जाते हैं। तो आपके ख़िलाफ़ एक तहरीक चली जिसमें ये वीडियोस वायरल हुई कि आप कादियानी हैं, वो किस कंट्रोवर्सी का पार्ट था और ऐसा आपके ख़िलाफ़ क्यों हुआ? मैडम, बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं अपने वकलाओं को मुबारकबाद देता हूँ। 8,000 वकील या 16,000 वकील जो भी हैं, उसमें सारी कौमियतों के वकील हैं, और कुछ वकील मुझे लाइक भी करते होंगे, जो मुझे 2 साल इन्होंने इलेक्शन में जिताया। मेरे घर के वोट नहीं थे। हर आदमी को मैं खुश नहीं कर सकता। मैं थोड़ा स्ट्रिक हूँ, सख्त हूँ। मैं गेट के ऊपर भी मैंने ड्यूटी दी है। मैंने हाई कोर्ट बार में बार की कैंटीन में झाड़ू भी लगाई है। ये नहीं कि मैंने कोई अपनी शनाख्त बनाने के लिए, मैं एक हूँ। मैंने गटर का पानी भी हाई कोर्ट बार से साफ़ किया, इसकी भी वीडियो मौजूद है। मेरे एक अंदर एक आदत है कि मैं ये एक मेरा स्ट्रगल है, मैं काम करता हूँ। गेट के ऊपर मैं धूप के अंदर खड़ा रहा हूँ। 2 साल में मेंबर बनाऊँ तो लोगों ने कोई चीज़ समझी। तीसरे साल मेंबर बनने जा रहा था तो इसी के कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी थे, कुछ क्या बड़े लोग नाराज़ थे, बड़े बड़े, उनके नाम भी बोलेंगे तो मैं दे दूँगा। आपने कहा नाम नहीं लेना, मैं उनके मुँह पर नाम दे सकता हूँ। उन लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं आया, तो आखिरी तीसरी दफ़ा मैं 13 वोटों से मुझे हरवा दिया गया। अभी भी मुझे हारने में मुझे 1316 वोट मिले हैं। तो मैं उन वकीलों को, उन वकीलों को जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो अभी तक मुझे वोट से दे के लाइक करते हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनको मुबारक सलाम करता हूँ कि वो वकील मेरे जैसे वकील को लाइक करते हैं, और मैं उनकी वजह से मेंबर बनता हूँ। और अल्लाह ने चाहा दोबारा भी, मैं किसी कौमियत और किसी मज़हब की बुनियाद पर काम नहीं करता हूँ। मैं किसी ये दुनिया दरअसल मैं किसी कौमियत पर काम नहीं करूँगा। रह गई आपने कहा कि वीडियो वायरल हुई, तो वो वीडियो वायरल जो हुई प्री प्लानिंग हुई। उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँगा आपको तफसीली, अगर नाराज़ ना हो। वो एक, मैं क्या बोलूँ, वो औरत या लड़की बोलूँ, वो क्या दुनिया ने देखा है इसका। उसने मुझे डायरेक्ट, वो असल में हाई कोर्ट में लगाती है, पोस्टर चिपकाती है। जब हमारे इलेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट तक के, तो हाई कोर्ट में कोई चीज़ लगा नहीं सकते। उसको मैंने मना किया। वो बहुत मादर पिदर आज़ाद थी, वो बस उसका जो तरीक़ा है। और उसके साथ कुछ ऐसे अवामिल भी थे जो मेरे ख़िलाफ़ थे, और अभी भी हैं। वो बड़ी जंग चली और उसने मुझे कादियानी बना दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे कि डर और खौफ के मारे। मैं JUP का अल्लामा शाह अहमद नूरानी का मुरीद हूँ सन 70 से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं उम्र की सादत नसीब कर आया हूँ।
मेरे कौन कादियानी बोलेगा? कादियानी तो वो खुद है, उसके ड्रेस से, लहजे से। वो एक माफिया की थी, वो एक तंजीम के एक उठाई गिरे की बीवी है वो, उसका मेरा कोई क्लेबर नहीं है। मगर पतले घूमे पत्थर मारने से वो छींटे मेरे पर आए। तो इन लोगों ने जो अवामिल, जो लोग मेरे ख़िलाफ़ थे, उन्होंने मुझे इस दौर में हरवा दिया। कोई नहीं पता, अल्लाह ना हरवाए, दुनिया दुश्मन हो जाए, अल्लाह दुश्मन ना हो मेरा। सर, आपका इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, गरीबों का साथ देना और हर तरह से वकला का भी साथ देना, हम खुद गवाह हैं, आपको देखते हैं हाई कोर्ट में काम करते हुए। सर, लोग अगर आपसे हेल्प चाहते हों तो आपको किस तरह अप्रोच करें? या आपको पता है आजकल लाखों में फ़ीस है वकला की, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता लाखों की फ़ीस, वो किस तरह से बार को या आपको अप्रोच कर सकता है? बीबी, बात यह है कि मैं हूँ एक सच्चा और होनेस्ट और ईमानदार वकील। बहुत से भी लोग मेरे ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, बहुत सी पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं उतराऊँगा मैं। एक माफिया काम करता है, दोबारा मैंने रिपीट किया, जो थानों से केस चलते हैं और वो बाकायदा ऐसे जो टेलीफोन कर देता है कि आप उसके पास केस ले जाओ। वो डन पे काम करते हैं और वो 10-10, 5-5, 20-20 लाख रुपए लेते हैं, 30-30 लाख रुपए लेते हैं, और लोग देते भी हैं। डन पे काम हो जाता है, 2-2 1 महीने में आदमी मर्डर केस में छूट कर आ जाता है। ये काम नहीं करता मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं भी लाखों में फ़ीस लेता हूँ, मगर मैं एक होनेस्टी से काम करूँगा। अगर किसी को, मैं फ़ीस वाला वकील हूँ, मैं किसी NGO से मेरा राब्ता नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने आता हूँ। मगर ये नहीं कि मैं एक केस, अगर मेरा एक शर्ट अगर मिसाल के तौर पर 4,000 रुपये की शर्ट है और वो मैं उसको 8,000 रुपये की बेचूँ तो गलत है, बेईमानी है। एक केस की नोयत से, केस की FIR की सेक्शन के हिसाब से पैसे लेने पड़ते हैं, वो मैं लाजमी लूँगा, वो मेरी फ़ीस है और मैं काम करके देता हूँ। और अल्लाह का बहुत फजल है कि मैंने अभी तक, आज तक मैं प्रॉपर, अदालत भी कभी ना कोई केस दे देती है, मैं चलाता हूँ। और मैं, क्योंकि रोज़ी तो मेरी ज़रूरत है, अब मैं दूसरे तरीके से बेईमानी चिटिंग करके, या मेरा कोई बाप या मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ तो नहीं बैठा है जो मुझे केस पहुँचाएगा। और सबके थानों के अंदर लाइनें हैं, बड़े बड़े लोगों की थानों में, वो बाकायदा थाने बिके हुए हैं, मखसूस वकीलों को केस मिलते हैं, क्योंकि उनके दफ्तरों में DSP रिटायर होकर आ गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बड़ी अच्छी आपने सवाल नहीं पूछा। मेरा एक सवाल है, आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछ लें कि हमारे यहाँ 60 साल की उम्र में पुलिस का या हर डिपार्टमेंट से आदमी रिटायर हो जाते हैं और पेशकार भी रिटायर हो जाते हैं। पेशकार सिटी कोर्ट में बैठता है, उसकी बड़ी दोस्ती हो जाती है हर आदमी के साथ, फिर वो पढ़ते पढ़ते वकील बन जाता है। वकील बनकर वो, उसको सारे रास्ते पता होते हैं। फिर दुनिया का आदमी उसके पास आता है, जो एक आम वकील पढ़कर आता है या आम लड़की वकील ज़ेबिस से पढ़कर आती है, उसको वो केसेस नहीं मिलते, वो उसी पेशकार वकील के पास जाएंगे जो है। जिस तरीके से आजकल पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग, एजेंसियों के डिपार्टमेंट के लोग हमारे वकालत के शोबे में आ रहे हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट हो जाता है तो किस तरीके से जाके लाइसेंस रह रहे हैं। उसके अंदर कराची बार और हाई कोर्ट बार ये बोलता है हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है। ये आप सवाल नहीं काटेंगी, फ़ंड्स की ज़रूरत है, तो फंड्स तो फिर हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को बुला के उसके अंदर कराची बार और हाई कोर्ट बार में एनरोल कर देते हैं, तो वकला नहीं होगी वो वकालत। वकला की जो अभी आपने कहा कि वकला गर्दी, वकला माफिया, ये वही चीज़ है। गैर मुतल्लका लोग आते हैं, जो जैसे कोई आदमी KDA से रिटायर होकर आ गया, वो वकील बन गया, तो उसके अपने मफादात हैं, वो बिल्डिंग को नहीं गिरने देगा। करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सर, प्रोग्राम के एंडिंग में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह से आप कहते हैं कि वकला की क्या हेल्प होनी चाहिए? आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि ये जो कुछ हुकूक हैं जो वकला को नहीं मिल रहे, एक आम वकील जो है, मैं माफिया की बात नहीं कर रही, एक आम वकील के क्या हुकूक है जो उनको मिलने चाहिए? आप हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कोई मैसेज देना चाहें। मैडम, बड़ी अच्छी बात है कि 70 साल से हम पाकिस्तान में हैं और खैर और शर की जंग तो चली आ रही है। हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर आगे बने, वकील बने, जज बने, सरकारी वकील बने। मगर वही बात दोबारा मैं रिपीट करूँगा, आप भी तंग आ जाओगी, कि जिसकी अप्रोच है वो जज भी बन जाता है, वो मजिस्ट्रेट भी बन जाता है, वो सरकारी वकील भी लग जाता है। और सरकारी वकील लगने के बाद जो हमारे गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, गरीब वकीलों के जो बच्चे हैं, गरीब वकील जो लड़के आए हैं, मैं उनकी मालियात देता हूँ जो उनके सीनियर वो देते हैं। कोई 20,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 8,000 दे रहा है, उससे उनका पूरा नहीं होता। वो पढ़ लिख कर आ गए, उनके स्वाने ख्वाब हैं। मेरी बारों से, पाकिस्तान की सारी बारों से ये इल्तिजा है और मेरे पैगाम भी है कि इन लोगों को अच्छे पैसे दिए जाएं, इनकी इमदाद की जाए, इनको सरकारी वकील रखवाया जाए। इनको वैकेंसीज हैं,
वो वकील, मगर उन वकीलों की अप्रोच नहीं है। देखिए मियाना रवि बराबरी की बुनियाद हर तरफ है, उन वकीलों की अप्रोच नहीं है। खुदारा ये वकील बहुत अच्छे हैं, नए वकील आए, इनको काम मिलना चाहिए, काम देना चाहिए इनके सीनियरों को भी, मगर होता ये है कि उनको इलेक्शन की तरफ लगा लेते हैं और वो लड़के इलेक्शनों में जाते। जिसको तबाह बर्बाद करना हो उसको इलेक्शन लड़ने में लगवा दो। मुझे थोड़ी अल्लाह ताला ने अकल और शऊर दिए, मुझे कोई भी शख्स बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर ऐसी कोई बात मैडम आपसे कही हो तो उसकी मुझे आप माफ़ी दीजिएगा कि हो सकता है ज़बानें फिसल जाती है। बहुत शुक्रिया एहतशाम उल्लाह खान के साथ हमने जो डिस्कशन की, हमें उसमें काफ़ी नॉलेज मिली और हमें माफिया और असल वकला के दरमियान फ़र्क पता चला। अब अगर आप चाहते हैं कि रिश्वत माशरे से ख़त्म हो जाए तो आपको रिश्वत देना बंद करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कल को मैं या आपका कोई बच्चा या किसी और का कोई बच्चा इस माफिया के हाथ ना चले, तो इस माफिया के ख़िलाफ़ आपको एहतशाम उल्लाह के साथ खड़ा होना होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे कानूनदान लेकर एक बार फिर मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप अपना फ़ीडबैक हमारी वेबसाइट और नीचे चलते हुए नंबर पे हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकें। बहुत शुक्रिया।